आज हम आपसे बात कर रहे हैं भारत के कुछ प्रांतों के बारे में। उनमें से हैं केरला, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। और कुछ मशहूर हस्तियों के बारे में, जिनमें से हैं विनोद खन्ना, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, स्टीव जॉब्स, सोनाली बिंद्रे, ताहिरा कश्यप, लीजा रे, युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, शरद पवार और दो और मशहूर नाम जो बहुत ही रिसेंट हैं, इरफान खान और मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का अंत्योदय योग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट किलर के बारे में, जिसको कैंसर के नाम से जानते हैं। आज कैंसर मौत और डर का दूसरा नाम बन चुका है। और हाँ, अभी ये इतना सामान्य हो गया है कि ये किसी को भी हो सकता है। ये जितने भी नाम हमने आपको बताए, ये वो नाम हैं जो बहुत ही प्रतिभा संपन्न, बहुत ही समृद्ध परिवार से हैं। ये ऐसे वो लोग नहीं हैं जो किसी बीमारी की वजह से, किसी अभाव के, किसी आपूर्ति की वजह से इनको कुछ हुआ। ये वो लोग हैं जो देश के बहुत जानी मानी हस्तियां हैं। अभी जब इरफान खान का डेथ हुआ तो पूरा देश एक शोक में, या उनकी उस अपने अभिनेता को जो खोने का जो गम था वो पूरा हुआ भी नहीं था कि अगले ही दिन ऋषि कपूर के बारे में पता चलता है कि ऋषि कपूर हमारे बीच में नहीं रहे। ये जो दोनों मृत्यु है, इसलिए नहीं कि ये डेथ हुआ, डेथ तो बहुत होता है, लेकिन ये बात दोनों कैंसर की। और जितने नाम अभी हमने लिए, इन सारे लोगों को कैंसर हुआ है। जी हाँ, जब हम कैंसर के बारे में हमने WHO, ICMR के रिपोर्ट खंगालने शुरू किए, जब थोड़ा सा हमको उसके बारे में उत्सुकता हुई कि हम क्या कर सकते हैं, क्या योगा कैंसर में कुछ हेल्प कर सकता है, क्या योगा एंड लाइफस्टाइल और प्रकृति के शरण में जाकर क्या इससे हम बच सकते हैं। जब हम इन रिपोर्ट्स की छानबीन कर रहे थे तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आए जो हमें चौंकाने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, 2019 में पूरे विश्व में 96 लाख लोग सिर्फ कैंसर से मरे हैं। और आपको जान के बहुत दुख होगा कि उनमें से 8 लाख लोग आपके भारतीय थे। उस रिकॉर्ड ने कुछ और भी बातें हमें बताई कि अभी फिलहाल इंडिया 2020 में 16 लाख लोग अभी भी कैंसर से सफर कर रहे हैं। और उसमें एक और जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि आने वाले दिनों में सर्वे के अकॉर्डिंग हर 10 भारतीय में से एक भारतीय कैंसर से पीड़ित होगा। जी हाँ, ये बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, आपको भी हो रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे इसका मतलब हमारे भी परिवार के कुछ लोग उसमें से शामिल होंगे। कोई भी हो सकता है। पहले के तो ऐसा था कि कोई सिगरेट पीता है, कोई टबैको यूज करता है, कोई अल्कोहल लेता है, कोई रेड मांस खाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। पर्टिकुलर कुछ लोग थे जिनको होती थी। लेकिन आज कैंसर हवा में भी घुल गया है, पानी में भी घुल गया है, और अभी कैंसर सब्जियों तक में घुल गया है। जिन पानी से सब्जियां पैदा की जा रही हैं उनमें भी कैंसर के गुण पाए जा रहे हैं। तो इसका हम बचाव क्या करें, क्या प्रिकॉशंस करें, कैसे योग और प्राकृतिक जीवन के द्वारा, कैसे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के द्वारा कैंसर के प्रभाव से हम बच सकते हैं। दोस्तों, कैंसर से लड़ना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर होता क्या है और किस तरीके से हम कैंसर से बच सकते हैं। हमारे YouTube चैनल अंत्योदय योगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि योग सभी के लिए सर्वसुलभ और कल्याणकारी सिद्ध हो सके। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैंसर सेल्स पहले से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? आई गेस आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर कैंसर सेल्स पहले से हमारी बॉडी में होते हैं तो फिर हम सभी को कैंसर क्यों नहीं होता? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? आइए, बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब हम आपके पास लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कैंसर होता क्या है, कैंसर कैसे हमारे शरीर में आता है। कैंसर को समझने से पहले हम अपने शरीर को समझते हैं। हमारा शरीर बना कैसे है? हमारा शरीर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स के एक साथ मिलने से बना है। और ये ऑर्गन्स कैसे बने हैं? हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत सारे टिश्यूज के इकट्ठा होने से बने हैं
और बहुत सारे टिश्यूज कैसे बनते हैं, वो सब सेल्स से बने हैं। सो आप लोगों ने भी बचपन में अपने स्कूल में पढ़ा होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो एक मूलभूत इकाई है वो है कोशिका यानी सेल। अब ये जो सेल्स हैं वो जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक ये सेल्स लगातार नए सेल्स जन्म लेते रहते हैं और पुराने सेल्स एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो मरते रहते हैं। और इन्हीं सेल्स के डिवीजन की प्रक्रिया से हम बढ़ते रहते हैं, हमारा शरीर जो है वो ग्रो होता रहता है। ओके, सो अब क्या होता है, अब इन सेल्स को समझे तो इन सेल्स को चलाने वाला कौन होता है? एक्चुअली में इन सेल्स का भी एक ब्रेन होता है। हर एक सेल के भीतर उनका एक डीएनए होता है और वो डीएनए ही इनका सॉफ्टवेयर होता है, या आप कह सकते हो इनके भीतर का दिमाग होता है, जो सॉफ्टवेयर इनको आगे के लिए गाइड करता है कि कब इनको किस तरह से काम करना है, कब इनको मरना है, कब इनको जन्म लेना है, आगे इनको किस तरह से इनके काम पे काम करना है। वो पूरी तरह से इनको इनका जो डीएनए है यानी इनका जो ब्रेन है भीतर का, वो इनको गाइड करता है। हर एक सेल को पता होता है उसको क्या करना है। ओके, बट कई बार क्या होता है कि हमारे डीएनए में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, कई बार डीएनए से कुछ गलती होने की वजह से कुछ गलत सेल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब वो गलत सेल जो पैदा हो जाते हैं, वो गलत सेल बिल्कुल हमारे बॉडी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, वो किसी के अनुशासन में नहीं रहते हैं और वो पूरी तरह से अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं और वो बहुत ही तेजी से बढ़ते जाते हैं, वो शरीर के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। बट और एक चीज और, ऐसे ही सेल्स को हम कैंसर सेल्स कहते हैं। ऐसे ही सेल्स आगे चल करके अगर इनको रोका ना जाए तो ये कैंसर सेल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इस तरह की गलती जो हमारा डीएनए है वो अक्सर करता है, लेकिन फिर हम में से हर किसी को कैंसर क्यों नहीं होता, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भीतर की इम्यूनिटी, हमारे भीतर का डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा डीएनए कई बार ऐसी गलतियां कर देता है कि वो गलत सेल बना देता है। तो ऐसे में हमारा डिफेंस मैकेनिज्म टॉर्च लेकर के पेट्रोलिंग करते हुए अलग अलग पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक वो ढूंढता रहता है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो शरीर के अनुसार नहीं है, शरीर के लिए अलग हैं, बाकी सेल से अलग हैं। उनको ढूंढता है हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है और फिर उनको वो किल कर देता है, उनको पूरी तरह से मार देता है। तो कई बार ऐसी गड़बड़ियों से पैदा तो हो जाते हैं ऐसे गलत सेल्स, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से इस तरह के सेल्स को वो पूरी तरह से किल कर देते हैं। बट कुछ केसेस में जब हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और वो इस तरह के सेल्स को नहीं ढूंढ पाता है और ढूंढने के बाद भी अगर किल नहीं कर पाता है, तो फिर ऐसे सेल्स किसी एक जगह में इकट्ठा होने लगते हैं, किसी एक एरिया में, किसी एक ऑर्गन में इकट्ठा होने लगते हैं और फिर ये ग्रुप में डेवलप होते हैं और फिर ये धीरे धीरे इनका म्यूटेशन होता है और धीरे से एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। और फिर जैसे ये किसी एक ऑर्गन को पकड़ लेते हैं और किसी एक ऑर्गन में ये बुरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, तो फिर उस ऑर्गन में, पर्टिकुलरली उस ऑर्गन में कैंसर का स्प्रेड होता है। अब जैसे ही कैंसर एक ऑर्गन में हो जाता है तो उस ऑर्गन का जो फंक्शन है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे पूरे शरीर पर उसका नुकसान पड़ने लगता है। इसीलिए कैंसर को हम एंटी इम्यून कंडीशन भी कहते हैं, एंटी इम्यून डिजीज भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन होती है ये कैंसर, जिसमें क्यों कैंसर का रोगी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ हो जाती है, लाइक हमारी इम्यूनिटी हमें नहीं बचा पाती है। इस वजह से फिर कैंसर इतनी घातक बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। मेरी उम्मीद है कि आप कैंसर को समझ गए होंगे और कैंसर को समझने के बाद आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि कैंसर से अगर लड़ना है तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आज से आप अपनी इम्यूनिटी को लेकर के बहुत गंभीर हो जाए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे सवाल रखना चाहती हूँ जो आपको जरूर सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप अपनी जीवन शैली में कैंसर से कितने दूर हैं। मेरा पहला सवाल, क्या आप सिगरेट या किसी भी तरह के टबाको का यूज करते हैं? मेरा दूसरा सवाल, क्या आप शराब का सेवन करते हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं? मेरा तीसरा सवाल,
क्या आप ओवरवेट हैं? क्या आपका वजन आपके BMI से ज्यादा है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपके लिए ना है, तब आप समझे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और लगभग कैंसर से 50% की लड़ाई आप जीत चुके हैं। लेकिन अगर आपका जो जवाब है वो हाँ है, तो आपको रुकने की, ठहरने की और सजग होने की देरी है, क्योंकि इस जीवन शैली से आप कैंसर को पूरी तरह से न्योता दे रहे हैं। मेरा चौथा सवाल, क्या आप हर दिन 1 घंटे के लिए यानी 60 मिनट्स के लिए शारीरिक व्यायाम या योग का अभ्यास करते हैं? अब हो सकता है मेरा ये सवाल सुनकर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैं तो हर रोज सुबह टहलने जाती हूँ या टहलने जाता हूँ। नहीं, मैं टहलने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मसल स्ट्रेंथनिंग की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसी क्रियाएं जैसे स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया या योग का अभ्यास हो गया, जिम में जाकर के कुछ इस तरह के कार्डियो की एक्टिविटीज करना, ऐसे अभ्यास जिससे आपके मसल की स्ट्रेंथनिंग हो, मैं ऐसे अभ्यासों की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा कोई अभ्यास नहीं है आपके जीवनचर्या में, तो आज से ही संकल्प लें कि हम 1 घंटे का समय अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, कैंसर और कैंसर जैसी अन्य घातक बीमारियों से दूरी बनाए रखने के लिए अपना फिटनेस रूटीन जरूर बनाएंगे। मेरा 5वां सवाल, क्या आप प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का यूज करते हैं? चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, किसी भी तरह की चीजों को गर्म करने के लिए या माइक्रोवेव का यूज करते हैं? अगर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं कैंसर को अपने घर में न्योता दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जब हम प्लास्टिक को हीट करते हैं तो उसमें से कुछ बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स निकलती हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर को कॉज करती हैं। तो अगर आप इस तरह का जीवन शैली जी रहे हैं जिसमें आप प्लास्टिक की चीजों का यूज कर रहे हैं गर्म चीजों को खाने के लिए, पीने के लिए, तो आप उसको आज से ही बंद करें और कोशिश करें कि अपने घरों में आप मेटल्स का यूज करें या मिट्टी के बर्तनों का यूज करना शुरू करें। मेरा आखिरी सवाल, क्या आप जिस हवा में श्वास ले रहे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसके लिए भी हमें सोचने की जरूरत है। आए दिन हम कई रिसर्चेस ऐसे, सर्वेज ऐसे पढ़ने को आते हैं जो सुनने में आता है हमें कि हम जिस हवा में श्वास ले रहे हैं उसका लेवल बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पता नहीं कितने हार्मफुल गैसेस हवा में मिल चुके हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हवा की बात करें तो वो शायद हमारे हाथ में ऐसा नहीं है, हमको मास लेवल पर कुछ चेंज करना पड़ेगा जिससे कि एकदम से हमारे श्वास लेने वाली हवा में वो बदलाव लाए जा सके। लेकिन इसमें भी क्या हमने हमारे हिस्से की जिम्मेदारी को पूरा किया? अब किस तरह से हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं? क्या आपने अपने घर में, अपने घर के आसपास ऐसे प्लांट्स को लगाया जो प्लांट्स ही ऑक्सीजन का एमिशन करते हैं? जैसे इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स, तुलसी, एलोवेरा, एरिका पाम्स, तो क्या इस तरह के पौधों का उपयोग आपने घर में किया? अगर नहीं तो आज से सचेत जाए। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हमको हमारे जीवन शैली की ओर झांकने पे मजबूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस सजगता को मांग रहे हैं कि हम उस सजगता को वापस अपने जीवन में लाएं। मित्रों, मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगी कि वो 2 मशहूर अभिनेता जिनकी अभी जस्ट 48 घंटे पहले ही जिनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु का भी कारण एक ही था, वो था कैंसर, जिनकी वजह से हम लोग ये वीडियो बनाने पर कहीं ना कहीं मजबूर हुए। उन सभी लोगों की अगर जीवन शैली के बारे में आपको बताऊं तो ये वो लोग थे जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, खाना हमेशा डाइटिशियन की सलाह से ही खाते थे और शायद पानी भी एकदम स्वच्छ पीते थे, जिम भी जाते थे, रेगुलर शरीर के सारे टेस्ट भी करवाते थे, सबके पास अपने हाई क्वालिफाइड पर्सनल डॉक्टर्स थे। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर अपने शरीर की इतनी देखभाल के बावजूद भी इन्हें इतनी गंभीर बीमारी अचानक कैसे आ गई? फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये वैसे लोग थे जो प्रकृति से दूर थे और प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप कैंसर या कैंसर जैसी अन्य घातक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो वापस आपको प्रकृति के शरण में आना पड़ेगा। आज के इस वीडियो को
मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगी और आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज के इस वीडियो में हमने आपको एक छोटी सी पहल की कि आप कैंसर को सरल भाषा में समझ सके, कैंसर से बचने के छोटे छोटे उपाय क्या हो सकते हैं जो हम अपनी नित्य की जीवन शैली से ठीक कर सकते हैं। और आगे जल्दी ही हम कुछ वीडियोस में कैंसर से बचने के लिए योग का अभ्यास और कैंसर से बचने के लिए डाइट कैसी हो, जीवन शैली कैसी अपनाएं, इसको लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्रणाम, धन्यवाद।